चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए सबसे पहले हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है टू फाइंड इक्विलिब्रियम, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम निकालना। इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब है नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम वर्ड इनकम यूज करते हैं तो इनकम से हमारा मतलब होता है नेशनल इनकम से। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? रिसोर्सेस में हमारे पास आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बट इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फोकस होगा वो होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पर। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पर मतलब डिटर्मिनेशन का था टू फाइंड द इक्विलिब्रियम। इनकम का मतलब नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का भी मेन कंसर्न हमारा किससे है? लेबर से। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, या आप बोलो एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो किस पर्टिकुलर लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे हमारे देश में कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, या फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कितनी नेशनल इनकम की जरूरत है, ये सब कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला वर्ड जो आपको इसमें डिस्कस करना है, दैट इज द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एक्स एंटे, एंड द सेकेंड वर्ड इज एक्स पोस्ट। सर ये क्या होता है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट? देखिए एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल यूके इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन इंडिया। मैंने आपको बोला यूके प्लान कर रहा है कि वो हिंदुस्तान में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो एक एक्स एंटे वेरिएबल है। मैंने आपको बोला पिछले साल यूके ने हिंदुस्तान में 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, की है, वो क्या है आपका एक्चुअल, दैट इज एक्सपोस्ट। जो हो चुका वो एक्सपोस्ट है, जो होना है वो एक्स एंटे है। जो हो चुका एक्स एंटे, जो होना है प्लान है दैट इज एक्स एंटे। एक्स एंटे का मतलब प्लान, एक्स पोस्ट का मतलब एक्चुअल। इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो इंटेंडेड। अब जितने भी वेरिएबल्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे एक्स एंटे होंगे या एक्स पोस्ट होंगे? एक्स एंटे। क्यों एक्स एंटे होंगे? क्योंकि हम सबसे पहले ये देख चुके हैं इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द फ्यूचर एनालिसिस। इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फ्यूचर एनालिसिस की बात करते हैं। जो पास्ट में हो चुका वो माइक्रो मैक्रो का कंसर्न नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
माइक्रो और मैक्रो के अंदर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एनालिसिस की। इस वजह से इस चैप्टर में जो भी वेरिएबल हम पढ़ेंगे ऑल विल बी एक्स एंटे वेरिएबल, एक्स पोस्ट वेरिएबल इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी नहीं करेंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्स एंटे, तो एक्स एंटे सिंपली मींस प्लान्ड और इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स पोस्ट, इट मींस एक्चुअल, फॉर एग्जांपल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें, सबसे पहले इसके अंदर आपको एक वर्ड सीखना है मेरे साथ, एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहला वर्ड जो इसमें आपको मेरे साथ सीखना है दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड वर्ड आपका ऑलरेडी सुना हुआ है। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है एक इंडिविजुअल डिमांड से, एक पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड से। बट एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट वर्ड जब किसी के साथ लग जाता है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी। हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ goods and services which all the sectors of economy taken together are planning to buy at a particular level of income during a period of time। आइए जरा समझते हैं है क्या। मैंने क्या बोला? एग्रीगेट मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी की डिमांड। इकोनॉमी के अंदर हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी के अंदर हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो मिलकर जितने के भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए तैयार हैं, खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी मनी वैल्यू। अब ये सेक्टर्स कौन से हैं? ये सेक्टर्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का बाइफर्केशन होता है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां मैं बात कर रहा हूं डिमांड की, कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्टर्स का बाइफर्केशन होता है वो कैसे होता है? सबसे पहला हाउस होल्ड्स। मैंने क्या बोला? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स। यहां सेक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितने हाउस होल्ड्स हैं वो मिलकर जितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्लान कर रहे हैं खरीदने के, वो किसका पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड का। दूसरा सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स by the corporates. Third one is the government expenditure, and the fourth one, or you can say government sector, and the fourth one is foreign sector. जब आप बात करते हो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं है। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सेक्टर्स हैं? हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, फॉरेन। फॉरेन सेक्टर जितना भी हिंदुस्तान प्रोडक्ट खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, या गवर्नमेंट जितनी प्लानिंग कर रही है खरीदने की, या कॉर्पोरेट जितनी प्लानिंग कर रहे हैं, या हाउस होल्ड जितनी प्लानिंग कर रहे हैं, वो मिलके जितने के भी गुड्स एंड सर्विसेज प्लान कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में परचेज करेंगे, बाय करेंगे, वो कहलाता है क्या? एग्रीगेट डिमांड। तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू बाय एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी हमारा नेशनल इनकम होगा, जो भी देश की नेशनल इनकम होगी, उसके अगेंस्ट वो जितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्लान करेंगे। अब मैंने आपको बताया इसके 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो पैसा खर्च करेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमने उसको नाम दिया प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जरा समझते हैं। भाई प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स। सो बेसिकली हुआ क्या, मनी वैल्यू ऑफ goods and services which the households are planning to spend during a period of time. हाउस होल्ड्स मिलके जितना प्लान कर रहे हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेंगे, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड क्या खरीदते हैं खुद बताओ, रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फाइनल गुड्स खरीदते हैं? बट ऑब्वियस है फाइनल गुड्स खरीदते हैं, तो इट्स अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच द हाउस होल्ड्स आर प्लानिंग टू स्पेंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपको क्लियर हुआ। सेकेंड कंपोनेंट आपका है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हम नाम देते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या नाम देते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है भाई? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो कॉर्पोरेट्स प्लान कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू spend during a period of time. देखिए, हाउस होल्ड था तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कॉर्पोरेट्स हैं तो मनी वैल्यू ऑफ सेम लैंग्वेज है गुड्स एंड सर्विसेज विच द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू स्पेंड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब प्रोड्यूसर्स क्या खरीदते हैं? प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरी। तो 2 सेक्टर्स हमें क्लियर हो। तीसरा हमारा है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट जो खर्च करती है उसको हम नाम देते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या नाम देते हैं हम उसको? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है भाई? सीधी सी बात है, बताओ डेफिनेशन, एकदम सही सोच लो आप। मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्पेंड during a period of time. एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितनी मनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट प्लान कर रही है खर्च करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, गवर्नमेंट इन चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट या बड़े कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करती है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्पेंड की जगह अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विच द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड, और अच्छा लिखना है तो एट फ्री कॉस्ट और कंसेशनल कॉस्ट भी आप जोड़ सकते हो, इसलिए ये भी सफिशिएंट है। तो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
which the government is planning to provide during a period of time. इसके बाद आता है आपका क्या, फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर क्या है, ध्यान से देखिए। जब हम बात करते हैं फॉरेन सेक्टर मत का, तो इसका मतलब हमारा क्या है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which the foreigners are planning to buy during a period of time। तो ये चारों हाउसेस, ये चारों लोग कौन कौन से, हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और फॉरेन, ये मिलके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हिंदुस्तान में परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान की क्या बन जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। फिर आया हाउस होल्ड, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, सी से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से, और फॉरेन सेक्टर को एनएक्स से, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो अकॉर्डिंगली हमारे एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हुए। कौन कौन से, ये 4 कंपोनेंट्स हैं, सी, आई, जी और उसके बाद हमारा एनएक्स। ये है हमारे 4 कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 6 नंबर का पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। समवट थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोरिंग टॉपिक है, बट एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड है क्या, फटाफट, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू बाय ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद 4 पार्ट है, हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, फॉरेन। इसमें ऑल द सेक्टर्स को रिप्लेस कर दो हाउस होल्ड से, इसमें प्रोड्यूसर से, इसमें गवर्नमेंट से, और फॉरेन सेक्टर में फॉरेनर से। आप देखोगे सारी डेफिनेशंस जो है वो सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम इसके बाद की बात करें अगर, तो हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। 4 कंपोनेंट्स इसके हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। देखिए, अगर हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ लें तो हम एडी के अंदर से 2 चीजें लेंगे, सी और आई। अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ लें तो उसके अंदर हम क्या क्या लेंगे, सी प्लस आई प्लस जी। और अगर हम 4 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ लें तो उसके अंदर हम क्या क्या लेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। सिर्फ एडी की डेफिनेशन पूछी जाती है, आपको पूरी लिख के आनी है। बट जो हमारे सिलेबस में आगे की स्टडीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है 2 सेक्टर पर। हमें 3 सेक्टर और 4 सेक्टर को देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड इन 3 सेक्टर, तो ओनली सी प्लस आई प्लस जी। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड इन 4 सेक्टर, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर, सी प्लस आई। और इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। ठीक है जी ना। बाकी अगर सिर्फ एग्रीगेट डिमांड पूछा गया, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, तो आपको पूरा ही एक्सप्लेन करना होगा। तो ये हमने अभी तक देखा अपना एग्रीगेट डिमांड।